विद्युत वाला चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर है, और कुछ हमारे पहले एक दो चैप्टर के भैया न्यूमेरिकल्स, वो तो यार आतंक मचाए हुए हैं। तो बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं राज शुक्ला साइंस की एक तरफ से ये क्विक रिवीजन की एक बेहतरीन जबरदस्त क्लास आपके लिए लेकर आए हूं, और आज ये कह दे रहे हैं आज की इस क्लास से जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक चीज को एकदम से धुआं कर देंगे, क्योंकि आज हमारे ठाना है वो करके दिखाना है। और साथ साथ में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे कैसे क्या चीजें होती हैं। सो बस अब आपको क्या करना है, जल्दी जितने दोस्त यार हैं एक बार शेयर मार दो, और फिर जोरदार तरीके से इस क्लास को एकदम शेयर कर देना, और एकदम बस और बैठ जाओ, कहते हैं ना एकदम से संन्यास ले लो कुछ देर के लिए कि भैया अब मुझे ना कुछ खाना है, ना पीना है, ना कुछ करना है, अब केवल फिजिक्स पढ़ना है, और ठान के बैठ जाना, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना। हाँ न्यूमेरिकल भैया क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या चीजें फॉर्मूला है, हर एक चीज के बारीकी से हम बात करेंगे, और फिर इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। बस आपका एक बस काम है, बस जल्दी दोस्त यार को शेयर करना है, हाँ वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना है। इतना बस बैठे बैठे थोड़ा मोबाइल में करोगे ना, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं। और साथ साथ मैं तुम लोग को बता देता हूं बेटा, ये जो आपकी टीम है ना, ये धुरंधर टीम, ये यूपी की भैया सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन और एक्सीलेंट टीम है। ये टीम कहते हैं ना, आने दो रिजल्ट तब दिखाएगी ना, ये जो बिजलियां कड़क रही ना, वो बिजलियां कड़कते वाकई तुमको दिखाई देंगी। जबरदस्त टीम है बेटा, कहते हैं ना जब रिजल्ट आएगा ना, जब टॉपर्स को हम लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, हाँ ये देखो ये हमारे यहाँ का टॉपर है ना, तब तुम्हें लगेगा राज सर मैं आ गया। वाह सबके सब। तो पहले थोड़ा सा फिजिक्स के हम कुछ टॉपिक्स या कौन से चैप्टर्स थोड़ा बर्डन वाले हैं वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यार देखो यार हम उन चैप्टर में ज़्यादा उन पर ज़्यादा फोकस और नहीं करेंगे, जो थोड़ा कम मार्क्स के उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। हमें टाइम वेस्ट करने का नहीं है समय कि हम भैया थोड़ा सी ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन मतलब जिस चैप्टर में थोड़ा कम आने, जैसे अब इस चैप्टर से थोड़ा कम मार्क्स का आ रहा है, अब इसमें हम ज़्यादा एफर्ट डाल दिए ना, समझ लो कि सब गुड़ गोबर हो जाएगा, और हमें गुड़े गोबर नहीं करना है, हमें क्या करना है, बेहतरीन नंबर हासिल करने हैं। तो भैया ये चैप्टर भी जो हमारा पहला टॉपिक है उसके भैया 12 अंक का आएंगे, मतलब फिजिक्स की जो पहली यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और ऑलरेडी मैं सब चीज़ आपको बता ही चुका हूं कि ये चैप्टर्स हैं, और इनके ये भैया इतने मार्क्स की आते हैं। तो आपको ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना सबके सब, क्योंकि ये भी हमें काम आएगा। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा ना कि चीज़ें कैसे क्या होती हैं, कितने मार्क्स का कहाँ से आता है, हमको पता नहीं चलेगा, एकदम से बेकार हो जाएगा। लास्ट का एक चैप्टर हमारा पर्यावरण होता है, ये भी इसमें से आता है, तो ये चीज़ को भी हमें एकदम से क्लियर करेंगे। हर एक टॉपिक फिजिक्स का जितना भी पोर्शन है पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। साथ में आपको ये बता दे रहा हूं भैया, आपका पेपर की डेट आ चुकी है, 29 फरवरी है। अब आपको इतने बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ना, लगे कि हाँ बच्चे ने ये फोड़ के आया है, आग लगाने देने वाली आग अंदर होनी चाहिए, कि इतनी एनर्जी आपके अंदर ये हो कि यार ये एग्जाम हो या कुछ भी कैसा हो, ऐसा फोड़ के आएंगे ना, देखते रह जाएंगे। कहते ना पड़ोसी की जलाना, साथ में वो दोस्त जो तुमने कह रहे थे यार, दोस्त क्या मतलब क्लास की वो बच्चे कि यार कुछ नहीं कर पाएगा, या हमारे रिश्तेदार लोग यार नालायक लड़का, तो उसको करके दिखाना है। बस यही हमने भी आपके लिए ठाना है। तो बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ, पूरे क्विज में देखो यार, ये हमारे महातांडव का है, यहाँ पर हमने पूरा एक चैप्टर शुरू से अंत तक कवर कराया है, देख लेना। आपको महत्वपूर्ण टॉपिक देखना है तो उसकी भी वीडियो हमारे मतलब कि ऑलरेडी पड़ी हुई है। खास की एक चीज़ और बताने दे रहे हैं, हमारे भैया विद्याकुल ऐप में बढ़िया अच्छा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए खास करके ये बैच लाया गया है। ये बैच समझ लो इतने में से सब कुछ हो जाएगा आपका, लाइक इतना धुआंधार बैच है। हमें जो टॉपर निकले ना हमारे इस प्लेटफॉर्म से, वो ये है, उसकी मेन वजह यही है, देख लेना। और भैया और सब कुछ यहाँ पर सब लिखा, अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है ना वो थोड़ा चीज़ें अलग हैं। आपको ये भैया हमारा नंबर है, कहीं पे कोई दिक्कत है ना जरूर कांटेक्ट करना, आपके लिए एकदम से हाजिर बैठे रहेंगे। तो ये यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है, ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर भैया सारी जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बैच फीस कह दे रहा हूँ, ये कुंजी बैच है ना, बहुत बेहतरीन ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट एक बात जान लेना, ये आपके लिए वो अमृत होने वाला है या वो रहस्य होने वाला है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सो आशा करते हैं आप लोग जरूर से ज्वाइन करेंगे, और जितने दोस्त यार है ना सबको एक बार शेयर कर दो। तो आओ अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन को, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उसके बाद दुनिया भर की चीजें है ना रिवीजन भी मारेंगे, आपको बताएंगे कहां
से आपको ज्यादा पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ एकदम से यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपका साथ जरूरी है, शुरू से अंत तक बने रहना। थोड़ा क्लास लंबी होगी लेकिन चीजें अच्छी होंगी। जल्दी जल्दी बताओ क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु, देखो यार ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये पूरे में से फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी, बायो से है। तो हम पहले थोड़ा इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, देन पूरा फिजिक्स का पूरा समझेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल भैया थोड़ा ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा बच्चा कितना पढ़ा है ये तो पता चले पहले। आओ, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। क्या हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती होगी, बताओ क्या होगा, Fe होगा, Zn होगा, या फिर Cu हो गया, Mg होगा। और बेटा एक बात जान लेना, यहां पर हम ये भी आपको बताने आए हैं कि भैया कैसे ऑप्शन एकदम से फिल किया जाएगा। ABCD देखो यार, ये तो OMR शीट में हमें करना ही करना है। तो OMR शीट में जब हमें ये करना है तो हमें कैसे गोलों को फिल करना ना, ये भी आपको आना चाहिए। पता चला कुछ और फिल करके चले यार। तो जल्दी बताओ क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, या फिर Zn भैया Cu या फिर Mg, क्या होगा सी। तो भैया ये जैसे हमारा सी है ना, यहां तो मैं दूसरा कलर लिया, चलो यही वाला देख लेते। ऐसे बाहर साइड से गोला करते हुए अंदर जाना। अब ऐसे जो, और बॉल पेन का यूज करना, इसके लिए याद रखना ऐसे करके गोला करना रहेगा। हमें इस चीज को भी प्रैक्टिस करना है। और एक बात जान लेना, जब हमारा ये कुंजी बैच स्टार्ट होगा ना, वह हर एक चीज के बारे में बात होगी, हर एक चीज बताएंगे, कैसे कॉपी लिखना, क्या नहीं करना, हर एक पॉइंट आ गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, या अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन सी है भैया, Mg, Zn या Pt या Cu या Hg, जल्दी बताओ क्या होगा। जल्दी बताओ, एनर्जी नहीं दिख रही है ना, तुम लोग लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, ये बात नहीं। आज तुम लोग का टारगेट मान के चले कि सर परेशान न होइए, यहां पर आज 300 बच्चा पढ़ेगा, लेकिन तुम नालायक पढ़ते ही नहीं हो। जल्दी बताओ क्या होगा, क्या आंसर होगा पहले का इसका, जल्दी बताओ। क्या बात है, बेहतरीन। क्या होगा इसका, ए होगा। क्या होगा भैया, मैं थोड़ा इसको पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूं, तुम लोग थोड़ा अपना इसी तरह प्रैक्टिस करना। ये क्या होगा, ए होगा, बेहतरीन। आगे बताओ, कह रहा है जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। फिर से देखो, तो क्वेश्चन तुम लोग यार ढंग से पढ़ना, आधे बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, तो आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर ढंग से पढ़ना। क्या कह रहा है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर भैया नाइट्रोजन, जल्दी बताओ। आंसर तो आ रहा बच्चा, बस यही चारोगे, बस ये एनर्जी हो ना, ये आंसर सबके सब है। कुछ बच्चे थोड़ा देख के करते हैं, परेशान ना, सबको आएगा। आप क्लियर रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जल्दी बताओ, क्या जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करेगा, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। क्या बात है, ये आगे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समूह में जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। फिर से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह में जैव निम्नीकरण, ये सब पॉइंट हमें देखने रहे, पदार्थ नहीं है। ये घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। ए बी सी, अरे इसका बताओ यार, हम अगले क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। एनर्जी नहीं दिख रही बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ सबके सब, क्या होगा इसका आंसर। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक में क्या होगा, क्या होगा इसका होगा भैया बी। क्या होगा, बी बच्चा। देखो यार, अब वो वक्त नहीं रह गया है कि हम मटर गश्ती कर ले। मटर गश्ती वाले में यार समझ कर रहे, जो आपकी इच्छाएं है, आपने जो सोचा है वो कभी नहीं हो पाएगा। याद रख लेना, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, कि भैया निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अभी परेशान ना हो, इस आहार श्रृंखला के भेद खोलेंगे कि क्या होगा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन सही है बी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों। क्या होगा, एकदम भैया प्यारे सा बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बाय। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मंत्री यानी अनुकूल व्यवहार कहलाता है। यह कहलाते हैं क्या, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों और पंखों का स्विच बंद कर देना, वाहन के बजाय विद्यालय पैदल तक जाना, इसलिए कहते हैं पैदल जाया करो स्कूल,
या नहीं कि बस भैया हर पापा गाड़ी से छोड़ दिया, ना 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 पैदल जाया करो, साइकिल से भी जा सकते हो, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? और तुम लोग लाइक नहीं करो, सबके सब लाइक जरूर कर दिया करो। सर मैं 95%, देखो यार हर एक बच्चा ला सकता है, कोई किसी से कम नहीं है, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन होगा भैया डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है? क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन परत या हाइड्रोजन परत? इनमें से कौन ऐसी परत है जो ओजोन क्या है भैया? देखो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, क्या पराबैंगनी इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी से आने से रोकती है। तो भैया कौन सी रोकती है? क्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जल्दी बताओ कौन सी भैया? प्यार से बी होता। क्या होगा भैया मेरे मुन्ना? क्या होगा? बी होगा। अगला कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी कितनी होगी? 4 कूलाम होगी कि 1 कूलाम होगी कि 6 कूलाम होगी या फिर 8 कूलाम होगी? जल्दी बताओ। आप एक बात जान लेना, आंसर सभी को देना रहता है। कुछ बच्चे होते हैं अपने यार हाथ देख रहे हैं, नहीं नहीं, आपको सबके सब जितने बच्चे हैं ना सभी को आंसर देना है। ये कोई बचना ना सोचे यार हाँ ठीक है सर देख नहीं रहे ना, मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। जल्दी बताओ 4 कूलाम, 1 कूलाम, 6 कूलाम की 8 कूलाम? क्या बात, क्या बात है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा? 4 कूलाम। 4 कूलाम का ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है। याद करके ऑप्शन लगा ले, पता चला कि तुमने एक बार अगर तुमने एग्जाम टाइम ऐसे टच करा दिया या हल्का भी कर दिया ना, समझ लेना बस गलत हो जाएगा। तो बेटा ये आपके लिए है हर घर विद्या कुल। जहां से हो इसको थोड़ा यार हमेशा फोटो ले लो, अच्छे लग रहे हैं शायद, और लेने के बाद क्या करना, ये जितने अब अच्छे लग रहे हैं तुम लोग, ये तुम लोग डिसाइड कर लेना कि लग रहे कि नहीं। आपको क्या करना, जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी को टैग कर देना। यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये हूँ, और यहाँ पर मुकेश सर हैं, नितेश सर हैं, सारे मैम आपके टीचर जो आपकी पूरी धुरंधर टीम है, सभी को मेंशन करना। आपको मेंशन बैक जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, क्या होगा? कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम? किसकी बात कर रहा है? विद्युत धारा की बात कर रहा है। उसका किसका पूछ रहा है? एसआई मात्रक का पूछ रहा है। तो बता दो, या पूछ सकता है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है? तो जल्दी बताओ, कूलाम होगा कि एम्पियर होगा या जूल होगा या ओम होगा? बेटा ये ऑप्शन इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, ना होगा तो यार ओएमआर सीट ऑनलाइन पड़ी रहती है, उसका भी प्रैक्टिस कर लो। आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, उसके पीछे भी बनी होती है, वहां पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि हमें कैसे गोला खींचना, अतः वो एग्जाम वाला गोला खींच देगा। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? यानी एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं? वोल्ट मीटर से करते हैं, अमीटर से करते हैं, गैल्वेनोमीटर से करते हैं या ऊर्जा मीटर से करते हैं? इनमें से किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? जल्दी बताओ। विद्युत धारा का मापने का कौन सा ऐसा चीज है, यंत्र है जिसे विद्युत धारा का मापन करते हैं? बेटा सबके सब, या कुछ बच्चे अभी क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो, यही क्वेश्चन जब बोर्ड में एग्जाम में आए ना, अब फिर ना कर पाए तब मारेंगे। सर बताए थे लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, नालायक को अभी मटर गश्ती कर रहे हो। इतना प्यार से बताओ क्या होता है भैया? अमीटर। किसके द्वारा? अभी मेरे को बहुत पढ़ाना है और आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा धैर्य, थोड़ा लगन होना बहुत जरूरी है यार। अगर लगन नहीं होगी ना तो पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे। और कह दे रहा हूं अगर पूरी क्लास अटेंड किए, गारंटेड आपको न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम साइड खत्म, आपको जितने भी लॉन्ग ऐसे की टेंशन सता रही खत्म, सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर करके जाएंगे। कह किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। मतलब इसमें से कौन ऐसा है जिसके द्वारा जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है, प्रवाह हो रहा, बह रही है, कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन होता है भाई। प्रोटॉन तो भैया एकदम नाभिक में पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक पाई जाती है, तो भाई टहलेंगे नहीं, इनका कोई काम नहीं। तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। देखो मैं हमेशा तुम नोटिस करना, मैं जो गोला भर रहा हूं ना हमेशा बाहर साइड से भर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही ध्यान देना है। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है क्या? जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर?
किसकी बात कर रहा है? विद्युत आवेश की मात्रक की बात कर रहा है। किसके द्वारा हम विद्युत आवेश को मापते हैं? अभी विद्युत धारा की बात किया है, अब विद्युत आवेश की बात किया है, दोनों के मात्रक में अलग होते हैं। यह बात एकदम से क्लियर रखना कि तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कौन? आवेश का मात्रक भाई क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर? बेटा कहते हैं ना एनर्जी और दिल में आग, दोनों जरूरी है इस समय। अगर दोनों में कमी हुई तो क्या होगा इसका आंसर? मैं इसका आंसर तुम लोग से चाह रहा हूं नालायकों, कुछ तो आंसर दो तुम लोग, बस बी 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 बा। हा हा हा, क्या होगा? कूलाम होगा। एक्सीलेंट। कुछ का तो आंसर मैं तुमसे पूछूंगा नालायकों, पता तो चले कि तुमने पढ़ाई कितनी की है। फिर पता चला कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। कह रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक है। किसकी बात कर रहा है? एम्पियर सेकंड मात्रक है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का है भैया, विद्युत वाहक बल का है, आवेश का है या धारा का है? निम्न में से किसका एम्पियर सेकंड मात्रक होता है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी मुझे आंसर आपका देखना है। हाँ कमेंट हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी बताओ एम्पियर सेकंड का मात्रक होता क्या है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, आवेश या फिर धारा? देखो यार, अब बच्चे एक बात जानना, यहां से तुम्हें बात सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मात्रक सभी का याद कर लो। मात्रक जितने का भी है, जितने का भी मात्रक कुछ होता है एकदम से लिख करके एकदम से सामने रख लो जहां पे पढ़ते हो। सब कुछ आपको एक एक चीज याद करनी रहेगी। जल्दी बताओ किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड की बात किया है ये बट्टा तुक्का नहीं, जिसका आंसर मैं तुम लोग से कमेंट में चाहिए अभी। कह रहा एक प्रोटॉन पर कितने? एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन पर कितने विद्युत आवेश की मात्रा होती है? 1.0 × 10⁻19। ये कमेंट में करना है, जब क्लास खत्म होगी इसके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। 1 × 10⁻19 कूलाम, 6.2 × 10 प्लस में 19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम या 1.6 × 10⁻−19 कूलाम? जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ, बहुत प्यारा आंसर है। क्या होगा? डी। यहां पे एक बात जान लेना, अगर यहीं पर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन होता तब उसका क्या आवेश होता? जल्दी बताओ, अगर यहीं पर प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन होता तब उसका क्या होता? मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, आगे बताओ क्या होगा? यदि लाइक नहीं कर रहे हो सारे बच्चे, कितने बच्चे बैठे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, आधे बच्चे लाइक किए, जल्दी लाइक करो। सोच रहे हैं सर जबरदस्ती लाइक करा रहे हैं, अरे यार थोड़ा अच्छा लगता है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर या f तथा प्रकाशी केंद्र के बीच? जल्दी बताओ कहां पर? यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर वस्तु रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा? अनंत पर, 2f पर, f पर या f तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में? जल्दी बताओ यार, तुम लोग में यार मजा नहीं आ रही, तुम लोग एनर्जी नहीं है, ना तुम लाइक कर रहे हो ना कमेंट कर रहे हो। जल्दी कमेंट तो कर रहे हो यार, शेयर नहीं कर रहे हो। जल्दी बताओ कहां पर बनेगा? हा आपकी शेरनी आ चुकी है। अरे शेरनी जल्दी आवाज जवाब दो, इसका कहां पर होगा? इसका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी होगा। ये गोला मारेंगे, स्कूल में खूब गोला मारे हो ना, पढ़ लो अब। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर भैया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड? ये बच्चा अक्सर कंफ्यूज आता है। देखो छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को ढंग से क्लियर करना है। वहां पर एग्जाम टाइम में गलती करने की गुंजाइश हमको नहीं करनी, ये बात लिख लेना। और साथ में मैं भी एक और चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको नॉर्मल बोला जाए तो 4 लाख, 5 लाख, कितने लाख होगा, करोड़ होगा, हजार होगा, कितने मीटर पर सेकेंड होगा? जल्दी बताओ। अरे मेरे लाल, मेरे नीले, पीले, जल्दी बताओ। कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, किसके लिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो हम परावर्तन पढ़े हैं,
अपवर्तन पढ़े हैं, उसी में से एक ही चीज आती है, किसकी बात करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त क्या होती है, अगर ये ना हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भैया कोई मतलब कि होने की संभावना ही नहीं होगी। तो इनमें से क्या परिस्थिति हो सकती है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम हो, या आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो। इनमें से कौन ऐसी स्थिति होगी, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसके द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त होगी, जल्दी बताओ। अब मैं जानता हूं कि इसमें बच्चा पक्का तुम लोग गलत करने वाले हो, पक्का 100% डैम श्योर हूं कि इस क्वेश्चन में तुम लोग गलत करने वाले हो, गच्चा खा जाओगे कि कौन सा इसका सही है। ये वाला आंसर मुझे चाहिए, जल्दी बताओ। और मैं मुझे पता है गलत करने वाले हो, बस हो गया। बी बी सी सी 7 करोड़, तो इसका आंसर होगा भैया बी। क्या होगा, बी, यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आगे देखो, कह रहा किसी दर्पण के सामने, बहुत बच्चे सी भी बता रहे हैं, बहुत बच्चे बी बताएं, मैं मानता हूं सही है। आगे आओ, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। क्या, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा, यह दर्पण कैसा होगा, जल्दी बताओ। और तुम यार, तुम लोग यार मजा नहीं आती है, तुम लोग बस पढ़ रहे हो यार, थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए। और कुछ बच्चे आते हैं चले जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। आपको मन लगा के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ोगे तो चीजें नहीं चलेंगी, ऐसे चीजें नहीं चल सकती अच्छे से। यार गर्मी बहुत लग रही, अभी तक ठंडी लग रही तो मेरे को पहने पड़ा 2, अब गर्मी लग गई। अब गर्मी लग गई, मैं कह यार हटा ही देता हूँ। जल्दी बताओ, कह रहा किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा, यह दर्पण कैसा होगा, जल्दी बताओ। उत्तर अवतल, समतल, या फिर हमारा क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। अगला देखो, कह रहा अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर, या ध्रुव पर। कहां, किसकी बात कर रहा है, अवतल दर्पण के फोकस पर अगर अवतल दर्पण है उसके फोकस पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, वक्रता केंद्र पर, कि दर्पण के पीछे, की अनंत पर, या फिर ध्रुव पर। जल्दी बताओ कहां बनेगा, जल्दी बताओ कहां बनेगा। यार तुम लोग में ना अभी इच्छाएं नहीं हैं, कोई बच्चा नहीं टॉप करना चाहता, कोई बच्चा बेहतरीन नंबर नहीं लाना चाहता है, तभी उसके अंदर ये पढ़ने की लालसा और पढ़ने की इच्छा नहीं है, तभी आते हैं चले जाते हैं। बेटा ऐसे चीजें हासिल नहीं होने वाली हैं, आपको मन लगा करके डेडिकेशन के साथ फुल एनर्जी के साथ पढ़ना पड़ेगा। गिनती के दिन बचे हैं, और अगर वो दिन भी तुमने पढ़ाई नहीं की ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब फिर कहते ना हाथ मते रह जाओगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट आगे देखो, कह रहा दर्पण के लिए, किसके लिए, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। दर्पण के लिए, लेंस के लिए, दर्पण के लिए थोड़ा अलग अलग होता है, उसमें माइनस लग जाता है। ये बताओ इसमें से क्या होगा, किसकी बात कर रहा है, दर्पण के लिए। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा इनमें से, क्या बोलती पब्लिक यार, तुम लोग में एनर्जी न रह गई, एनर्जी नहीं दिख रही है, जल्दी बताओ क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए, ये भैया इसका प्यारा आंसर होगा। अगला देखो, कह रहा किसी बिंदु पर अवतल दर्पण, किसी बिंदु पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, कहां पर होगी। मैं ये बता दिया कि अगर ऐसी कहां पर वस्तु रखा जाए जिसके वजह से ये प्रतिबिंब बने, कि भैया कहां पर प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो, बिंब से बड़ा हो, कौन ऐसी जगह पर वस्तु रखी जाए, कहां पर वस्तु रखी जाए जहां पर ऐसा प्रतिबिंब बने, कैसा, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। तो कौन स्थिति होगी, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए, जब वह जो वस्तु है इस अकॉर्डिंग का उसका इमेज फॉर्मेशन हो। तो भैया न ये है, न ये है, न ये है,
क्या आंसर होगा? जब वस्तु दर्पण और ध्रुव के बीच रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की बात किया, ये बात जान लेना। अवतल दर्पण में एक ही स्थिति ऐसी होती है जहां पर वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी यानी दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, और ये तो भाई बना दिया है कि वस्तु से बड़ा बनता है। तो बात एक ही चीज क्लियर कर रहा, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका डी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गोली दर्पण की, किसकी? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होती है, इसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? जल्दी बताओ। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर? कितनी होगी यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी? 10, 15, 30 या 60? जल्दी बताओ कितना होगा? 15 यानी बी। कितना होगा भैया? 15। आगे देखो, कह रहा है उत्तल दर्पण की, किसकी? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा? 32 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तब लुढ़क जाओगे, तब नहीं हो पाएगा। अभी नहीं पढ़ रहे हो ना, कुछ बच्चे आ रहे चले जा रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, बहुत मारेंगे ऐसे कहते ना करे जुआ। अरे नालायक कहीं के। फिर जब नंबर कम आएगा ना, जब मम्मी डांटेंगी ना, अरे मम्मी वो दोस्तों के चक्कर में पड़े रहे, हमारा कपिया हम तो बहुत लिखे रहे, वो बगल वाला दोस्तवा ना ओके तो बहुत अच्छा आएगा, हमसे हमारे कापी छाप के लिखा लेकिन बहुत ज्यादा पाए गए, हम तो खराब पा गए। फिर कहानी दुनिया भर के बताना जब नंबर कम आ जाएंगे। अभी तो पढ़ नहीं रहे। क्या होगा इसका आंसर? 16 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापेंगे कि सेंटीमीटर में मापेंगे या मिलीमीटर में मांगेंगे कि ये सभी तरीकों से हम वक्रता त्रिज्या का मापते हैं? जल्दी बताओ। वक्रता त्रिज्या को किस में मापते हैं भैया? मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर ये सभी के द्वारा हम वक्रता त्रिज्या का मापन करते हैं। अरे बचुआ जल्दी दे मेरा करजुआ, आंसर नहीं आ रहा है। बच्चों में तुम्हारे क्या हो गया? यही है, अरे सबके द्वारा मापा जाता है, यानी इसका आंसर होगा डी। क्या होगा भैया? मीटर हो या सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, ये तो भाई मेजरमेंट करने के तरीके ही तो है ना लंबाई के। तो ये छोटा हो या बड़ा हो, मापेंगे तो भैया हम लेंस छोटा हो जाएगा तो भैया उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाएगी, मिलीमीटर में हो जाएगी। बड़ा होगा तो सेंटीमीटर या फिर मीटर में हो जाएगी, लेंस पे डिपेंड करेगा ना। अब बच्चों थोड़ा सा एक चीज मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम जो आ चुका है ना, इसकी तैयारी के क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट पे गौर फरमा लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें, बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे क्या चीजें करूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट्स को देख लो। क्या रहा है? बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद ही बनाए और साथ रखे। लाइक अभी से आपको क्या करना, अभी भी वक्त है, आप क्या करो, जो आपकी नोट्स है ना उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब ऐसे की पॉइंट्स नोट करो जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा हो। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनानी है जो एग्जाम टाइम में रिवीजन करना है। अभी कुछ लोग बच्चे ना क्वेश्चन बैंक में जा रहे हैं, मत सुन, सबके सब सुन के जाना एक बात। क्वेश्चन बैंक ऐसी चीज होती है जो हमें फेल करने के कगार में ला देती है। क्वेश्चन तो केवल उन बच्चों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा। सुन लो, क्वेश्चन बैंक आप तभी पढ़ें जब साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपने वाकई में कहीं पर भी थोड़ी सी पढ़ाई की है ना, तो उसकी नोट्स को फॉलो करना। क्योंकि बात है ना, अभी सुनो, आपने उससे पढ़ा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिल गए। अब जो उसने पढ़ाया या जो आपने नोट किया, उसके बाद क्वेश्चन में नए नए पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? उसने कोई और डिफिनेशन बताई, इसके बाद आपने क्या किया? आपने क्वेश्चन बैंक उठाया और उसके हिसाब से पढ़ने लगे और उसने प्रकाश परिवर्तन और कोई तरीके से लिखा है। कंटेंट वही है लेकिन वर्ड्स अलग हो जाएंगे। और यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया तो तुम्हें अभी लगा अरे प्रकाश का परिवर्तन ही तो है, लेकिन यही जब कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा ना, तब वहां मात खा जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तभी क्वेश्चन बैंक उठाना, अदरवाइज अपने नोट्स पे ही डिपेंड रहना कि मुझे इसी नोट्स को पढ़ के ही टॉप करना है। और वही आपके लिए एक ऐसी सक्सेस की कुंजी होने वाली है। अगर आपने सोचा कि मैं क्लास में क्वेश्चन बैंक खरीद लेता हूं, इससे मैं पढ़ लेता हूं, आप उसको प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए ले सकते हो, लेकिन कोई उसको क्वेश्चन याद करने के पीछे मत पढ़ना, ये लिख के ले लो। अगला पॉइंट है कि टाइम टेबल का पालन अवश्य करें। मतलब अब आपको
क्या करना है, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना। लाइक दैट आप 6 घंटे का बना लो, लेकिन टाइम फिक्स मत करना। टाइम फिक्स मत करना कि आपको 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़ना, नहीं। जब मन हो तब पढ़ो, जब मन हो तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ो, ये आपका टाइम होना चाहिए। कब करना है एकदम से फिक्स मत करना, जब आपको टाइम मिल जाए। अब मेरे पास टाइम है, पढ़ो उस, लेकिन ये बात 45 मिनट से भी ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने पे हमारा दिमाग जो है ना बत्ती गुल हो जाती है, समझ में नहीं आता है। तो आपको हमेशा 45 मिनट ही लगातार पढ़ना है। फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, मन करे तो घूम टहल लो, बतिया लो जिससे बात करना है, अपने सहेली सहेला से जिससे बात करना कर लो, लेकिन इसके बाद पढ़ना फिर बैठ जाओ। अगला क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने के बाद फोकस करें। ये ना कि वो फलाने क्या कर रहा है, ये फलाने की कर रही है, उस फलाना फलाने पे मत जाओ, शादी ब्याह पे मत जाओ। दुनिया मर रही है, मर जाने दो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 100 की सीधी एक बात, दुनिया मर रहा है, मर जाए, काम खत्म। हमें फोकस करना अपनी पढ़ाई पे, बात याद रखना। ये 100 की सीधी एक बात बोल रहा हूं, जिसको मरना मर जाए, काम खत्म। अब हम लोग आ गए हैं अब अपने चैप्टर्स पे, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो बच्चे ने एक रत्ती नहीं पढ़ाना, उसके लिए सब कुछ एकदम बेहतरीन से आपके लिए हाजिर है। होप्स आप लोग एकदम तैयार होंगे। कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं साइड हट जाया करूंगा, लेकिन कह दे रहा हूं आज की कॉन्सेप्ट, आज के टॉपिक्स आपके लिए वाकई बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। तो सबको थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, क्योंकि आज हम लोग ना फिजिक्स नाम की जो टेंशन है वो खत्म करके जाना है, न्यूमेरिकल खत्म करके जाना है, समझ के जाना है चीजें। हम लास्ट में पूरे न्यूमेरिकल रखने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा बने रहना, बस आगे आओ। तो बेटा यार, सबसे पहले जो हमारा लाइट में आता है ना प्रकाश, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम बेटा पढ़ लेना। फिर कह रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा आता है। और ये बात और जान लेना, फिर से सिंपल बता दे रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन हर एक सरफेस से होता है, कभी केवल चिकने तल से नहीं होता है। ये बात को एकदम से सीख लो। आप लोग सोचते हो कि प्रकाश का परावर्तन केवल चिकने तल से होता है, बिल्कुल गलत। नहीं, केवल इसी से नहीं होता है, हर एक तल से होता है। तो ये बात भी पढ़ लेना, लेकिन अब प्रकाश के परावर्तन नियम के हिसाब से भी पढ़ लेना, जो ये प्रकाश का परावर्तन नियम कहता है कि भैया जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे तरीके से एकदम से याद कर लेना। आगे देखो बेटा, ये थोड़ा कुंजी बैच है, मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपकी सक्सेस की एक कुंजी है। अगर इसको तुमने यार खरीद लिया, आपको यार विजय बैच पूरा मिलने वाला, जितना हमने साल भर में पढ़ा है वो मिलेगा। साथ में लक्ष्य बैच जो हमने लगभग 30 से 40 सेक्शन में पूरा सब कुछ हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट है। और बात कह दे रहा हूं 95% की गारंटी कह रहा हूं, अगर इसने खरीदा ना, केवल इतने में आप भैया इतना भैया परसेंट पा सकते हैं, इतना जान लो। सबसे ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। और यहाँ पर मॉडल पेपर हम सॉल्व कराएंगे, कॉपी कैसे लिखनी है, हर एक चीज एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। और तुम नालायक हो यार, मजा नहीं आ रहा, तुम लोग एनर्जी के अंदर, तुम्हारे अंदर जो है ना वो नहीं है यार, क्या कर रहे हो? है जोश होना चाहिए यार इसमें जब पढ़ने बैठो ना तो कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। अभी भी तुम फुल कंसंट्रेट नहीं हो पढ़ाई पे। वो जो होना चाहिए ना कि यार एकदम से हमें लगन, वो लगन नहीं है। वो जो मीरा की लगन लगी थी ना कृष्ण भगवान पे, ऐसी लगन होनी चाहिए। उसके अलावा उनको, जैसे मीरा बाई को कृष्ण भगवान के अलावा कुछ नहीं समझ में आता था, उसी समय पढ़ाई के अलावा तुमको कुछ भी नहीं समझ में आना चाहिए इस समय। लेकिन तुम में अंदर वो एनर्जी ही नहीं रही है, वो पढ़ने का जज्बा ही नहीं है कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है भैया, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, ऑलरेडी जानते हो। एक प्रकाश की किरण आती है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, टकराने के पश्चात ये वापस लौट जाती है जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और बेटा ये हमारा होता है अभिलंब। अभिलंब क्या करता है, अभिलंब आपतित किरण से एक कोण बनाता है जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और इसे का परावर्तन कोण भी अभिलंब से कोण बनाता है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यही इसके दो नियम है। क्या दो नियम है इसके, आपतित किरण, अभिलंब और भैया परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। ये दो नियम है, ये दो नियम ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों नियम का आपके यहां पर लिखा है, स्क्रीनशॉट बार बार ले लिया करो कि हाँ इसके कौन कौन से दो नियम है। इतना ही लिखना है प्रकाश के परावर्तन में आज एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके क्या नियम है, इतने से कल्याण हो जाएगा।
सर बच्चा मेरा नाम राज है, राज सर है सर। अरे क्या यहाँ पे कुछ बीएफ बता रहे हैं? अरे कहाँ बन रहे हो यार, यहाँ पे बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलने आए हो? अरे इतना टाइम नहीं है मेरे लाल, इतना टाइम नहीं है कि अब ये गेम खेलो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अरे निकल जाएगा हाथ। आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास दर्पण आता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग अभी पूछेंगे बताओ देखिए अवतल उत्तल, लेकिन ये एकदम निहायत ही गलत होता है। हमारे अवतल होते हैं दो होते हैं, एक समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोली दर्पण। तो समतल दर्पण से भैया हमारा ये जिसमें ये हीरोइन है, हीरोइन ये अपने खूबसूरत चेहरे को देख रही है, ये है हमारा समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, और साथ में जितनी दूर पे इसका फेस होगा, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पे होगा। मतलब आप दर्पण से जितना दूर खड़े होंगे उसका प्रतिबिंब भी उतने ही दूर पे बनेगा। ये बात भी फैक्ट है। तो ये भी चीज याद रखना कि भैया समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी, सीधा, और कितनी दूर पे? जितनी दूर पे वस्तु रखी है उतने ही दूर पर बनेगा। तो हमारा ये समतल दर्पण कहलाता है। उसकी परिभाषा है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे है, फिर उसके बाद आता है हमारा गोली दर्पण। ये भैया ऐसे दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है, गोली दर्पण मतलब जिससे परावर्तन जहां से होता है वो गोली होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। आगे देखो, इसको गोली दर्पण को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है? यहां पर और देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो धसा होता है, याद रखना। अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो धसा होता है, जस्ट इसका अपोजिट। किसका? इसी अवतल दर्पण का। अब यहां पे देखो ना, ये परावर्तक तल है इधर, ये क्या धसा हुआ है, इसका जस्ट अपोजिट होता है उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक तल जो है वो उठा हुआ है। मतलब सपोज दैट ऐसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सेम मटेरियल ये होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। ये बात हमको एकदम से समझ लेनी है। आगे देखो, गोली दर्पण के भाग क्या होते हैं? इसके भैया कई सारे भाग होते हैं, थोड़ा एक ही पॉइंट में हम लोग थोड़ा इसका हाँ आओ देखो, ये गोली दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। अब देखो, कोई भी गोली दर्पण होगा किसी ना किसी वृत्त का भाग होगा, किसी ना किसी वृत्त का भाग होता ही होता है। अब इस वृत्त का किसी ना किसी गोले का भाग होता है, इसे हम जब गोले का भाग होता है उसका एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। इसी केंद्र का ये वक्र वाले भाग के जो केंद्र है इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे कहते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और जस्ट देखो, यहां पर हम m लिख दें और n लिख दें, ये m और n दर्पण का द्वारा कहलाएंगे। m और n दर्पण के द्वारा कहलाते हैं। और जहां पर मुख्य अक्ष इस द्वारा के मध्य बिंदु से होकर जाता है इसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। आगे देखो, अगर हम इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का एक पॉइंट उठा ले जिसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इससे एक देखो, कहीं कहीं पे इसका मुख्य फोकस भी लिख देते हैं, मेन फोकस भी लिख देते हैं, तो कोई अंतर बाई बात नहीं, एक ही चीज है। अगर इसको पोल लिख दे या ध्रुव लिख दे तो बात सिमिलर होती है। ये हमारे मुख्य अक्ष से हुआ, मुख्य अक्ष हो गया, हमारा वक्रता केंद्र हो गया। आई बात ध्रुव से ही, कहीं और से नहीं, ध्रुव से ही और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात क्लियर रखना, कहां से? ध्रुव से वक्रता भैया केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे देखो, अभी हम थोड़ा इसको बता ही दे रहे हैं, इसकी सारी की सारी डिफिनेशन एक एक लिखा हुआ है। ये वक्रता त्रिज्या कहलाया। अच्छा, आगे और क्या होता है? इसको आर्स के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यहां से यहां के बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बात क्लियर रखना, कहां से? P और F से। एक एक चीज याद रखना, यही जब हम इमेज पढ़ेंगे ना तब वहां पे हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज होती है। तो आपको ये फोकस दूरी भी क्लियर होना चाहिए। ये दर्पण भैया जो वक्रता केंद्र होता है ना, गोली दर्पण का वह केंद्र जहां भाई गोली दर्पण का वह केंद्र भैया जो दर्पण वक्र का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हमारा मुख्य अक्ष, या जिससे बोल सकते हो हम किसी भी गोले का व्यास,
वो हमारा उसका आधा भाग हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इन दोनों का मध्य पॉइंट फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। और P और ध्रुव यानी जिसे P यानी ध्रुव होते हैं और फोकस, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात क्लियर रखना। अब रही बात इन सभी का डिफिनेशन की, तो यहां पर सारी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। वक्रता त्रिज्या का मुख्य अक्ष की स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। फिर इसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, इन सभी के भैया डिफिनेशन लिखा है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन हमें ना पूछे ना, तब पर भी हमको ये बात पता होनी चाहिए कि भैया गोली दर्पण के कौन कौन से भाग हैं। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं औसत दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। भैया ये जो नियम होते हैं ना, ये 100% एग्जाम में आएंगे, आपको ये लगे या ना लगे। ये हमारे आंकिक प्रश्न के साथ भी आते हैं। किसके साथ, आंकी के प्रश्न के साथ पूछते हैं। आपने क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होंगे, लगाए होंगे न्यूमेरिकल, तो वहां पाए होंगे कि हाँ वाकई में जो औसत दर्पण से रिलेटेड, जो भी हमारे दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें कभी कभी यह अक्सर पूछ लेता है कि इसकी भैया इमेज बनाओ या रेखा चित्र द्वारा दिखाओ। तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो हमारा अगर वस्तु कहां पर रखा है, अनंत और वक्रता केंद्र से परे, या फिर वक्रता केंद्र या अनंत के बीच में रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा। और इसकी ये इमेज है। देखो बेटा, आपको हर एक टॉपिक क्लियर रखना है। यही सब चीज आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। कह दे रहा हूं, आपको ये देख के चलना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये एग्जाम में आया और क्वेश्चन में पूछ लिया कि रेखा चित्र द्वारा, वहां पर हम लोग कंफ्यूज आते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो अगर वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है, कहां पर रखी है, अनंत पे रखी है, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा बनेगा। आपको इमेज के द्वारा भी दिखाई दे रहा है। आगे क्या है, वक्रता केंद्र सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर भैया वस्तु कहां पर रखा है, अनंत, और इसके सी पे कहां पर, अगर यहां पे बोला अनंत पे रखा था भैया, कोई क्या बात है भाई साहब, शेयर ना हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आप लोग को, उतनी समय से मैं देख रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, देख रहा हूँ काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब तो कम से कम लग जाओ पढ़ने के लिए। अब भी आपके पास समय नहीं है, फिर भी देख रहा हूँ काफी लोग आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये ना चलेगा। यहाँ मेहनत किया जा रहा है, भी सर भी ऐसे आने जाने लगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सर पढ़ा रहे हैं थोड़ा जोरदार तरीके से, एनर्जी अब होनी चाहिए, करो, लगे रहो। याद रखना इस बात को कि आप जब कोई भी काम एकदम सही, क्या बोलते हैं सर उसको, एकदम ईमानदारी के साथ एकदम धीरे धीरे ही करते रहो तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन कभी यहाँ कभी वहां ऐसे भागोगे भी सफल ना होगे। जब सर पढ़ा रहे तो लगे नहीं रहो सर, एकदम इनको कच्चा बादाम देखना है या फिर मोय मोय देखना है। कौन कौन मोय मोय देखा है बेटा, तुम अभी मोय मोय देखने चाहो, तुम्हारा मोय मोय हो जाएगा। क्लास में नहीं, पड़ोसी कहेगा यार फलनवा के लड़कों का तो मोय मोय हो गया, फलनवा के लड़के का मोय मोय हो गया। इसलिए थोड़ा पढ़ाई करिए, राम राम जय राम बाद में हो जाएगा। पढ़िए, देखिए कितना बढ़िया सर पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है और तुम लोग को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ वहां भागने से कुछ ना होगा। लगे हो तो पूरा बने रहो एकदम मस्त तरीके से। ठीक है सर, पढ़ाइए आप जबरदस्त। आगे देखो, तो अगर भैया वक्रता केंद्र और भैया अनंत के बीच में रखा हुआ है या सी से परे रखा हुआ है, तो उसकी ये स्थिति होती है। बेटा अब क्या होगा ये सब आपको एकदम से पूरा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, फिर कह रहा अगर वस्तु कहां पर रखी हुई है, भैया जस्ट यहां वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है। देखो यार, हमेशा सिंपल में देखना, अभी वस्तु कहां थी, अनंत पे थी, फिर उसके बाद अनंत और सी के बीच में आई। अब वस्तु एकदम सी पर रख दिया गया। कहां पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर रख दिया है। वक्रता केंद्र पर रखने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है, कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। अच्छा, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। उसके बाद उल्टा बन रहा है लेकिन वास्तविक बन रहा है। ऐसे याद रखना है।
ये सब आपके एक बार जान लेना, इस पे थोड़ा वर्क कर लेना है आपको। अगर नहीं करोगे फिर कह दे रहा हूं पछताते रह जाओगे और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे मन लगा के मेहनत करनी है ना, जब रिजल्ट आए ना तो लोग देखते रह जाएं कि क्या रिजल्ट आया है। बेटा यही एक वक्त है, यही एक सही वक्त है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। 30 से 40 दिन की मेहनत आपको वो सफलता दिला सकती है जो कोई अब नहीं दिला सकता। बेटा अभी भी वक्त है, कह रहा हूं लग जाओ, मेहनत से पढ़ लो, और ये वक्त तुम्हारा है ना, जो आपके जो सपने हैं ना ऐसे होगा रिजल्ट बनेगा दिखाने। सर उतनी समझ पढ़ा रहे हैं और सर ना एकदम क्या बोलते हैं ना, एकदम पसीना पसीना हो गए हैं। तो सर के लिए देखो मैं थोड़ा सा स्प्रे लेकर आया हूँ अभी, तो सर को थोड़ा सा मार देता हूँ, सर को थोड़ा सा मार देता हूँ। बस महका दे रहे हो, थोड़ा सा कमरा भी महक जाए वरना सर एकदम पसीना फेंक दिया। आगे आओ। अब कह रहा है अगर वस्तु कहां पर रखी है भैया, फोकस भैया यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, तब उसका क्या होगा। और भैया अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है, अभी इससे जस्ट रिलेटेड एक भैया हमारा क्वेश्चन भी था, हमारा ऑप्शन वाला था कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना था भैया, दर्पण के पीछे। आभासी बात हुई ना, आभासी और वास्तविक में बात जाने ना। आभासी में प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई देती है, हम भैया इमेजिन करते हैं, और जबकि वास्तविक की बात कर दे तो प्रकाश की किरण मिलती है और वहां मिलती हुई प्रतीत होती है। बी द सिंपल, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर आभासी की बात कर दिया है तो ये बात याद रखना कि प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यहां पर जब वास्तविक की बात कर देता है तो प्रतिबिंब जो हमारा जो बनेगा, यहां पर प्रकाश की किरणें जहां पर मिल रही होंगी क्या होगा, वास्तविक की बात है प्रकाश की किरण मिलती हैं, और भैया आभासी में प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक एक चीज एकदम से क्लियर रखना। आगे बात कर रहा है अवतल दर्पण के उपयोग कहां कहां होते हैं भैया। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अगर दीपों में होता है, सेविंग दर्पणों में होता है, इन सभी जगह पे भी अवतल दर्पण का यूज होता है। बेटा ये कह दे रहा हूं, फिर से कह दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहीं से आ जाएगा। पूछ लेगा कि हम टॉर्च में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तब आप बताते रह जाओगे कि समतल दर्पण की अवतल की उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। अब आप फंस जाओगे तो क्या बताओगे, अवतल दर्पण का यूज होता है। एकदम से यहीं पर क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो मजा नहीं आएगा, फुल एनर्जी होनी चाहिए। आगे आओ बेटा, चिन्ह परिपाटी, सारा खेल इसी का है। न्यूमेरिकल में अगर आंकी प्रश्न में अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे, लिख के ले लो। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को समझना है और एकदम से ठाने हो कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं छोड़ के आना है, तो चिन्ह परिपाटी को एकदम क्लियर कर लो। क्या होता है चिन्ह परिपाटी भैया, हमारे अगर मैथ में पढ़े होगे चतुर्थांश क्वाड्रेंट में, तो इधर से प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, इधर माइनस होता है और नीचे माइनस होता है। तो यहां पर भी वही नियम है। अगर वस्तु इधर रखी हुई है, वस्तु इधर है या प्रतिबिंब इधर है या कुछ भी इधर है, इधर की दूरी हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी। ये बात याद रखना, किस में ली जाएगी, नेगेटिव में ली जाएगी, और इधर की दूरी हमेशा पॉजिटिव में ली जाएगी। फिर सुन लो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो सबसे निहायती होगा। आगे नीचे की दूरी, जैसे अगर हम दर्पण के जब प्रतिबिंब बनाता है तो उसका उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा बनने पे वो नीचे हो जाता है, तो उसकी जो दूरी होगी यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी। वस्तु की लंबाई हमेशा, वो वस्तु ऐसे रखा रहता है, इस वजह से हमें वस्तु की जो लंबाई होती है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। आगे बात जान लेना, अगर इस ओर अगर कोई वस्तु बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु तो नहीं बनेगा इधर, या इधर कोई भी प्रतिबिंब बना तो साफ साफ आंख मूंद के लिख देना, ये तो भैया प्लस होगा, इसके अलावा कुछ होगा ना करेगा। बस एकदम इतना कॉन्फिडेंस हो कि भैया ये भैया माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, एकदम से डैम श्योर, एकदम से क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर कर लिए, फिर कर रहा हूं, अगर ये क्लियर कर लिए तो कोई भी आपको न्यूमेरिकल में फेल नहीं कर सकता, डेफिनेटली कह रहा हूं। आगे देखो, नहीं समझ में आ रहा तो अवतल दर्पण के लिए क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा ये भी मैंने लिखा है। एकदम से इसके स्क्रीनशॉट पकड़ ले लो कि भैया अगर अवतल दर्पण कोई दूरी की बात किया, किसके, वस्तु की दूरी की बात कर दिया भैया कह दो माइनस होगा, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर दिया माइनस होगा, फोकस दूरी की बात कर दो माइनस होगा।
केवल एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे प्रतिबिंब हमेशा प्लस होता है। कौन सी स्थिति आती है? जब प्रतिबिंब आभासी बने और वस्तु से जब बड़ा बनता है तब ये प्लस हो जाता है, अदरवाइज हर एक केस में ये माइनस रहता है। बात क्लियर रखना। आगे देखो तो भैया ये हमारा उत्तर दर्पण में है। इसमें अगर वस्तु के भैया लंबाई दूरी की बात कर दी, लंबाई की नहीं कर रहा हूं अभी, सब दूरी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक माइनस होता है, बाकी दोनों प्लस होता है। ये स्क्रीनशॉट फिर से यहां से कर दे रहे हो, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अगर ये क्लियर रहा तो समझ लो सब बेहतरीन हो जाएगा कि भैया अगर वस्तु की दूरी हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे। मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर ये नहीं कर रहे हो तो बेकार है। आगे देखो, आगे भैया दर्पण का सूत्र क्या होता है याद कर लेना। अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको करना है, फिर से कहते रहो, अगर न्यूमेरिकल करना है तो ये आना चाहिए कि भैया वन फोकस की सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये एकदम से याद कर लेना। दर्पण का यही सूत्र था, इसके इतर कुछ नहीं होता। हाँ, आवर्धन की अगर बात कर दे तो आवर्धन m बराबर -v/u, ये इसके क्वेश्चन होता है। साथ में इसके साथ कभी कभी आगे भी हम लोग लिख देते हैं m इक्वल टू -v/u इक्वल टू i/o या फिर s-h। ये भी आपको एकदम से कंफर्म और क्लियर होना चाहिए। बात क्लियर। आगे देखो, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बेटा पढ़ नहीं रहे हो बाबू, मैंने तुझे कुछ कहा है क्या? ना बाबू, तूने तो कुछ कहा ही नहीं है और तू कुछ कर भी नहीं रहा है। मुद्दा तो यही भाई बात का है, ना तूने कुछ कहा है ना तू कुछ कर रहा है। यहां भी आया, यहां बात कर रहा है, यहां पढ़ने आना चाहिए था ना बेटा। बस एक स्टोरी बता दे रहा हूं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना लाइक जो कुछ भी नहीं कर पाते। आप जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, जो टॉपर्स की लिस्ट होती है ना, उसमें ऐसे कुछ टॉपर्स आप पाओगे ना जिनके माता पिता रिक्शा चलाते हैं, दूसरे के घर में जाके काम करते हैं। मुझे पता शायद कुछ बच्चे आप में से भी वो ऐसे पढ़ रहे होंगे जो शायद ऐसा भी काम कर रहे होंगे। बेटा आपकी परिस्थिति आपकी बहुत अच्छी है कि जो आपको मोबाइल मिला है, आप क्लास अटेंड कर पा रहे हो। बेटा सोच के देखना, जो इसके पास वो भी नहीं है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है। बहुत ऐसे बच्चे रिक्शा चला करके दुनिया भर के पिता उसके काम करता है। आपके पिता भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते होंगे। वो चाह रहे कि मेरा बेटा टॉप कर जाए, मेरा बेटा बेहतरीन रिजल्ट लाए। अरे आप तो पिता, कुछ बच्चे ऐसे हार मान जाते हैं कि चलो ठीक है पास हो जाना। क्या यार, वो पूरी जिंदगी केवल एक शर्ट पहन, अगर 4 साल होते ना तो आपके भी माता पिता देखे होगे ना, एक कपड़ा खरीदते हैं 4 से 5 साल पहनते हैं, लेकिन तुम्हें हर साल कपड़ा दिलाते हैं केवल एक चीज के लिए। वो चाह रहे बस केवल एक तुमसे चीज मांग रहे हैं, बेटा रिजल्ट अच्छा ला देना। सबके माता पिता यही बस बोल रहे हैं, बेटा रिजल्ट अच्छा लाना। बोर्ड है बेटा पढ़ लो, रिजल्ट अच्छा लाना। बोर्ड है पढ़ लो बेटा, रिजल्ट अच्छा लाना। बेटा उनके भी बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा शौक है, उनका भी मन करता होगा कि मैं ये कपड़ा पहनूं, उनका भी मन करता होगा मैं यहाँ पे जाकर खाऊं पीऊं ऐश करूं, अच्छी ज़िंदगी वो भी जीना चाहते हैं। लेकिन तुम लोग के लिए वो पैसा सेव करते, पैसे बचाते हैं कि यार मैं अपने बेटे के लिए करूँगा। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ना, वो अच्छा कमाएगा, पढ़ेगा, रईस आदमी बनेगा, तब मेरे लिए दे रहा। कसम से एक बात जा रहा हूँ, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो थोड़ा सा वहाँ पर दिखा देना माता पिता कि क्या ये बात सही कि नहीं। हर एक के माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतरीन करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे बच्चे हो जो उनके लिए कुछ नहीं करना चाह रहे हो। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे ऐसे पढ़ के चले जाते हैं। जब पिता, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इवन मेरे फादर भी हैं, आपके हैं, सबके माता पिता होते हैं ना, एक ही कपड़ा पहनते 3 से 4 साल पहनते रह जाते हैं। जब नए कपड़ा खरीदने की बात आती है तो वो 4 बार सोचते हैं, लेकिन जब तुम्हें दिलाना होता है ना तो एक बार भी नहीं सोचते पापा कपड़ा दिला दो, पापा ये त्योहार आगे कपड़ा चाहिए, पापा ये दिला दो। बेटा उनकी इज्जत उनके सम्मान के लिए कुछ सोच लो। आगे अब तुम लोग जानो, आगे आओ। तो परावर्तन के लिए भैया ज्यादा नियम याद रखना। आगे इसके 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, बेटा इसलिए कह रहा हूं ये वक्त है थोड़ा पढ़ लो,
यही वक्त है, दोबारा ये वक्त नहीं आएगा कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन, विरल माध्यम जो थोड़ा जैसे लाइक हम बात हवा बोल दें, और पानी, हवा विरल माध्यम में, पानी सघन माध्यम में, तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा अविलंब है, तो अविलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। और जबकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। क्या बढ़ती है, दूर भागती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। बेटा आप फिर से कह रहा हूं, यही एक मौका है, ज्वाइन कर लो, अदरवाइज फिर पछताते रहोगे। आगे आओ, अगला क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये दोनों नियम आपको एकदम से फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये नियम हमारा स्नेल का नियम भी कहलाता है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। क्या, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। बात क्लियर करना। दूसरा है, इससे स्नेल का भी नियम पूछ कहता है, एग्जाम में कहते सर स्नेल का नियम क्या होगा बच्चा, तो लिख देना कि जब प्रकाश की किरण दीनी दो माध्यमों से भाई सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई और आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इतना ही लिख देना, इससे ज्यादा एक भी अक्षर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं आपको ये देख सकते हो कि अगर पेंसिल को किसी पानी में डाल दो, बाल्टी है कहीं पर, तो थोड़ा टेढ़ी दिखाई दे रही, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये पेंसिल ऐसे होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर टेढ़ा हो गया। और अगर हम सिक्का डालेंगे तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर रखना है। साथ ही साथ में अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, कई सारी चीजों का अपवर्तनांक आपको एकदम से याद कर लेना है। ये सारे अपवर्तनांक एग्जाम में पूछते हैं और फिर वहां पर हम भूल जाते हैं या फिर हमारे कंप्लीट नहीं रहते, तब दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे याद करें। तो अपवर्तनांक का पूरा डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है। कह रहा है स्थिरांक के मान को, क्या है वो जो कांस्टेंट था उसके मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा इतना ही छोटा डिफिनेशन है, बहुत बड़ी डिफिनेशन नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है कि जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आगे देखो, अब गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन। देखो हमारे पास लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, वो उभरा हुआ होता है, और हमारा ये जो देखो उत्तल लेंस उभरा हुआ, अवतल लेंस दबा हुआ होता है। जैसे हमारा अपन उसकी बात कर देते हैं दर्पण की, ये हमारा उत्तल लेंस, यहां पर देख रहे हो ये क्या है, इसे हम अभिसारी भी लेंस करते हैं क्योंकि ये सारी प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर लाता है। सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर लाता है, इस वजह से इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है, ये भैया थोड़ा धंसा हुआ होता है, लेकिन ये पूरे प्रकाश किरणों को पहले धंसा होगा जिसकी वजह से प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, लेकिन ये जाके पीछे कहीं पर यहाँ पे फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये भी हमारे लिए जब न्यूमेरिकल आएगा ना तब वहां पर हमारा काम आएगा। अब इसमें वक्ता केंद्र है, मुख्य अक्ष, सब चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। बेटा यहाँ पर आप इसमें तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात मैं बता दे रहा हूँ। ये अगर प्रकाश की किरण होती है, यहाँ पर इसका F1 होता है, यहाँ पर हमारा 2F1 होता है, जिसे हम C1 भी बोल सकते हैं। इधर हमारा दो, देखो यहाँ पे दो हमारे होते हैं, दो फोकस, एक हमारा ये सर्कल बनता है, एक सर्कल हमारा ये बनता है, और यहाँ पर हमारा होता है 2F2 या हम C2 भी बोल सकते हैं। ये आपको एकदम से पता होना चाहिए, ये चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आगे आओ, देखो बेटा कहते हैं ना एनर्जी तरह रखो ना कि फोड़ के आ जाओ, और बोर्ड एग्जाम है ना, फोड़ने का वक्त आ गया। कहते हैं ना आग लगनी रहनी चाहिए दिल में, ये दिल ही आपको सब कुछ कराएगा। अपने आप को ये मजबूत करो ना कि यार जब एग्जाम टाइम आएगा ना नहीं छोड़ेंगे। अभी मत करना कि यार पेपर में आग लगा के चले आएंगे, पूरा चला स्कूल ही जल गया, ऐसा मत करना। ये हमारे पास लेंस के भाई चिन्ह परिपाटी है। लेंस के भी भैया ये भी आना, हमारा ये उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। सेम यहाँ पर भी इधर की वस्तु क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, इधर की वस्तु हमेशा धनात्मक होगा, या जो वस्तु रखा रहा हो या प्रतिबिंब जो भी हो, इधर की दूरी का हम बात करेंगे, वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाती है सब में, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, या लेंस हो, या जो भी जिस प्रकार का लेंस हो, हमेशा वस्तु इधर ही रखी जाएगी। प्रतिबिंब इधर बने या इधर बने वो तो डिपेंड करता क्या होगा। अगर प्रतिबिंब इधर बना तो वो धनात्मक होगा, प्रतिबिंब इधर बना तो ऋणात्मक होगा।
ऊपर अगर वस्तु की लंबाई लिया गया तो वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी, नीचे लिया गया तो नेगेटिव होगी। यही सब में होता है, चाहे हमारा लेंस की बात कर दे, चाहे दर्पण की बात कर दे, चाहे जिसकी बात कर दे, यही हर जगह नियम लगता है। लेंस की क्षमता बेटा ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेहतरीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यही सुन लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा आते हैं और हम गलत करके चले आते हैं कि भैया क्या होता है, भैया लेंस की क्षमता को मापने का, भैया देखो प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। ये भी पूछ लेता है कि बेटा इसका SI मात्रक क्या होगा, या लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, याद कर लेना डायोप्टर, यही एकदम डायरेक्टली पूछ लेता है। और एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है या फिर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एकदम से बात क्लियर रख लेना कि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। और पूरा पूरा डिफिनेशन बेटा हर एक चीज याद रख लेना। पूरा ये बताया गया उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर कह रहा हूं, कर लो, ये वक्त आज है, हाँ ये दोबारा नहीं मिलता। आज आपके पास समय है, आज आप हासिल कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर पाएंगे। और बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, दोस्त यार को शेयर भी कर दो। आगे एक चीज और बता दे रहा हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, ये बोर्ड यूपी बोर्ड की अगर तुम लोग मन लगा के तैयारी कर रहे हो, तो कुछ चीजें और मैं बता दे रहा हूं कि किसी को मदद लेने से पहले घबराए ना कि यार छोटा है, बड़ा है, रिश्तेदार है, ये हम किससे पूछें। तो बेटा पहली बात हटक हटा दो, सर में लिहाज हटा दो। आप अगर आपको कुछ नहीं आता तो जाकर डायरेक्टली पूछो, यार मुझे ये समझा दो, मुझे ये नहीं आता है। आपको घबराना नहीं है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दो कि यार तुम बस पढ़े जा रहे हो और इधर सब बीमार पड़ गए, शादी में गए बिना कपड़े पहने चले गए, सॉरी कपड़ा पहन गए मतलब थोड़ा कम कपड़ा पहन के गए लेकिन बीमार होके चले आए, बस वहीं पे बर्बाद हो जाओगे। तो आपको ध्यान देना, अपना स्वास्थ्य भी मेंटेन रखना है, तभी जाकर कुछ बेहतरीन हो पाएगा, और नहीं तो अदरवाइज सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपको अपना ध्यान भी रखना है, ऐसे पढ़ाई में ना डूबो कि एकदम से सब कुछ बर्बाद है। ऑलरेडी तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन जब पढ़ना तो ऐसे मत लग जाना कि चीजें खराब हो जाएं। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, रोज आपको रेस्ट करना है, व्यायाम करना है, मन को हमेशा स्थिर रखना है। हाँ पढ़ाई किसी को देख करके मन भटके ना सहेली सहेला के चक्कर में, बेटा कुछ नहीं। और पौष्टिक भोजन भी करना है आपको कि जो मिल गया वो खाए जा रहे हो, पता चला जब एग्जाम टाइम आ गया तो पेट खराब है, बीमार है, पेपर छोड़ना पड़ गया ना। अपने आप को स्वास्थ्य को ध्यान दो। अगर आज आप एक दिन भी बीमार पड़े, सुन लो, कुछ ऐसा किए जिसकी वजह से आप अगर एक भी दिन बीमार पड़े तो बेटा वो कई दिन की मेहनत बर्बाद करके जाएगा। तो आपको अपना एकदम से ध्यान भी रखना है और इसी के हिसाब से चीजें करते रहना है। अब हमारा अगला चैप्टर आ चुका है मानव भैया नेत्र लेंस और उसके बाद रंग बिरंगा संसार। यह चैप्टर भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इसको मैं चीजें बताते चले जाऊंगा, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा चीजें पढ़े हुए होंगे। अब देखो यहां पर आपको ये पूरा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सबके सब स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहां से हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि भैया हमारा जो नेत्र लेंस है उसके पूरे भाग के बारे में पूछ लेता है। तो आपको पूरा पूरा भाग पूछ लेना, श्वेत मंडल, कॉर्निया, जितने भी चीजें हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम से क्लियर कर लेना है। अगर नहीं क्लियर करोगे, लॉन्ग आंसर में पूछ लेता है कि मानव नेत्र का भैया सचित्र वर्णन करे, तब आपको ये सारे का सारे जितना मैंने बता रहा हूं कि श्वेत मंडल, कॉर्निया क्या होता है या नेत्र गोलक क्या होता है, इतने से कल्याण हो जाएगा। और इसकी इमेज, भाई ये इमेज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो एकदम से याद करके जाना, कहते हैं ना पूरा माइंड में छाप लेना कि बेटा ये तो एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। और इस दर से तैयारी करना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि नेत्रोद क्या होता है, पुतली क्या होता है, पारितारिका क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगला देखो पुतली क्या होता है, ये भी मतलब हर एक चीज आपको बता दिया ना, जितना भी लेंस से भैया आंख से रिलेटेड है वो सारा का सारा चीज याद रहने चाहिए। पश्चिमाभी पेशियां क्या होती हैं, उसके बाद हमारा ये रेटिना क्या होता है, हर एक चीज। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें यह पता नहीं रहता कि पुतली में इमेज बनता है कि रेटिना पे इमेज बनता है, और रेटिना पे बनता है तो रेटिना पे क्यों बनता है। अगर ये सब चीज किए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बात याद जानना। एक बच्चा कह रहा है कि मैं यूपीएससी टॉप करूंगा मेहनत करके, बेटा पहले तो बेटा मैं टॉप करना है यूपी बोर्ड। हाई स्कूल में ऐसा रिजल्ट लाओ ना कि देखते रह जाए, लोग दंग रह जाए कि यार ये कैसे मेहनत की, कैसे पढ़ाई की, जो यार ये करके दिखा दिया। बेटा जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट में 97 लिख गया या 95 या 98 लिख गया ना, दिल खुश होता है,
मजा आ जाती है, और वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं टॉप करके दिखाऊंगा, इसके अलावा किसी के अंदर इतना दम नहीं है। अपने आप को ये बात जान लो ना। बात ये ना अपने आप को तुम कमजोर मान के बैठ जाते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और सबसे बड़ी यही कमी होती है जिस दिन तुम अपने आप को कमजोर मान लेते हो, और कमजोर मानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। आगे देखो, लेंस की सामंजस्य क्षमता। जैसे क्या है भैया, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, हम लोग अंधे हो जाते हैं तरफ से। मतलब ये हमारी समंजन क्षमता ये है कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारी ये भाई पुतली का आकार को छोटा कर देता है। अभिनेत्र लेंस की वो जिसके कारण वो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब ये फोकस दूरी अपनी समायोजित हो जाएगी। अगर हम अंधेरे में रहेंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। हर एक चीज पूरा सिस्टम में काम करता है। समंजन क्षमता में क्या होता है, लेंस की याद कर लेना। उसके बाद दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। भैया मोतिया बिंदु आम तौर पे आप इसको तो देखे ही देखे, अब सब कुछ देखें, लेकिन मोतिया बिंदु तो आपको क्लियर हो जाता है जब वो काला काला चश्मा कोई आपके दादा परदादा या पड़ोसी कोई लगा के आ गया। कह देते ना आंख खुलवा के आए हो, ऐसा लग रहा है आंख खुलवा के आए हो। तो मोतियाबिंद तो इसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाएंगे, या मैं बुढ़ा हो जाएंगे, या तुम बुढ़े हो जाओगे, या कोई भी बुढ़ा हो तुम्हारा जिससे शादी हो जाएगी वो भी बुढ़ी हो जाएगी, तो उसकी आंख में काले काले पड़ जाते हैं। या आप लोग दादी दादा के भी आंख में देख सकते हैं, तो उनके जब आंख में जो व्हाइट व्हाइट जो ये आगे काला वाला भाग है, उसमें जब ये व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। अगर ये धुंधला होगा, मतलब दूधला मतलब कि दूध के साथ गया, इसके जैसे हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसका इलाज है, इलाज नहीं होता कि कभी इसका ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन करके सही कर दिया जाता है। कुछ दिन के लिए काला चश्मा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भैया अभी तक तो प्रकाश जा नहीं रहा था, लेकिन अब इकट्ठा प्रकाश गया तो आपकी जो आंख है ना एकदम से खराब हो सकती है, इस वजह से हमको दिया जाता है। आगे आओ, निकट दृष्टि दोष बहुत बड़ा लोचा है। निकट दृष्टि दोष में याद रखना, जब किसी व्यक्ति को दूर की चीज न दिखाई दे, मतलब अब अनंत का पॉइंट हमारा थोड़ा पास आ जाता है, अनंत बिंदु पास आ जाता है, उससे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आगे देखो, इसके दोष उत्पन्न होने के कारण भी लिखा है, कारण और निवारण पूरा याद करके जाना है। अभी नेत्र लेंस की भैया वक्रता अधिक हो जाए या नेत्र गोलक बड़ा हो जाए, ये दो कारण होते हैं जिसके द्वारा ये नेत्र भैया हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। बात क्लियर रखना। आगे तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, दीर्घ दृष्टि दोष बोले या दूर दृष्टि दोष बोले, बेटा स्क्रीन शॉट ले लेना, इसलिए मैं साइड में खड़ा हूं। पिछली बार एक बच्चा कह रहा था सर आप भी साइड में नहीं खड़े होते हैं और कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, तो अब तो ले लेना। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, यहां पर हमें पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई देती हैं। यानी अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर के पास है या उसके आसपास की चीज होगी, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, जिसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका दो रीजन है, क्या कि फोकस दूरी अधिक हो जाए या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना इस दोष का कारण है। निवारण क्या है, उत्तल लेंस का यूज करते। किसका, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का यूज करके हम जो हमारा दूर दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है उसको सही कर सकते हैं। जरा दृष्टि दोष कहता है, आयु में बढ़ते बढ़ते जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े की कैटेगरी में आ जाते हैं, तब हमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है कि आयु में वृद्धि के साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्ति को निकट बिंदु हट जाता है। इस दृष्टि को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बेटा कह दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट बराबर ले लिया करना। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब आप फोकस नहीं कर रहे हो, मन लगा पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, रिजल्ट गोड़ के चले जाओगे, फिर पछताते रह जाओगे। उत्पन्न होने का कारण है कि पश्चिमावी पेशियां धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, अच्छे से खाना खाते नहीं है और फिर धीरे धीरे हम लोग अंधे हो जाते हैं। आगे आओ, उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग इसका मतलब निवारण कर सकते हैं। अब प्रिज्म से अपवर्तन देखते हैं। बेटा ये भी आपके एग्जाम में आता है। और बेटा यार ये देख रहा हूं कुछ बच्चे आकर जा रहे हो, बेटा बहुत पछताओगे। अभी कह रहा हूं मन लगा के पढ़ाई कर लो, अगर अब नहीं किए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज वो वक्त है जहां पर हमें फोड़ के आना है। इतना मन लगा पढ़ाई करोगे आना कि सिस्टम हिल जाए, बोर्ड वाला कहे कि कहां से बच्चे सारे तैयारी की है, ये रिजल्ट भी आता क्या, इतने मेहनत से लड़के भी पढ़ते हैं क्या, ऐसा भी रिजल्ट होता क्या कभी। इतिहास रचना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहिए। अभी जो नहीं आया एक बार ऐसे तैयारी करो कि यार इतिहास है तुम लोग का नाम जाना जाए। आगे आओ,
देखो इसमें क्या होता है, एक प्रिज्म कोण होता है। अगर हम बात कर देते हैं, कोई एक प्रिज्म होता है, तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे इंटर करती है तो ये ऐसे मुड़ जाती है और इसके बाद ऐसे, तो इस प्रकाश की किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो इनके बीच का जो कोण होता है इससे विचलन कोण कहते हैं। और प्रिज्म का ये कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म का ये कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। जहां पर दो पार्श्व ऐसे मिल रहे हैं उनके कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। और अगर ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, फिर यहाँ पे अंदर गई, पड़ती हुई फिर ये निर्गत किरण, तो इनका पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे जो बनता है इसे हम विचलन कोण कहते हैं। बेटा तुम पढ़ नहीं रहे हो, बेटा इतना मेहनत की जा रही तुम्हारे लिए और तुम अभी भी पढ़ नहीं रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ऐसे चीजें नहीं होती हैं। आगे आओ बेटा, टिंडल प्रभाव ये हमारा अक्सर हम लोग घर में भी देख सकते हैं कि अगर कोई एक छिद्र है, उस छिद्र से प्रकाश की किरण अंदर आती है, उससे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये बात जान लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि कोलाइडिक कण के द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इमेज की कि भैया वहां से सूरज है, सूरज के प्रकाश ऐसे लाइन लाइन करके आती हुई दिखाई देती है, इसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। अगर ये नहीं पढ़े तो भी बेकार हो जाएगा, आपको एकदम से पढ़ लेना, अदरवाइज फिर गुड़ गोबर करके आ गए तो भाई मुझे मत कह कि राज सर आप बताए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे देखो, इसके बाद हमारा चैप्टर आया विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आंकिक प्रश्न तो इससे भरे पड़े हैं, न्यूमेरिकल की भंडार है। अगर अभी भी इसको ना पढ़े, इस पे थोड़ा भी फोकस ना किए तो बर्बाद हो जाएगा। आगे आओ, एक एक चीज बताता हूं, स्क्रीनशॉट बराबर लेते जाओ, ये नोट्स बना लेना, ये शॉर्ट नोट्स की तरह आपके लिए काम करेगा। और कह दे रहा हूं इससे पढ़ लेना। अगर ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो फिजिक्स में तुम्हारा भैया 90 से कम आने वाला नहीं है। फिजिक्स का अगर पोर्शन देखना चाहोगे, अगर ये अगर तुम्हें कमजोरी लग रही, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, तो इससे तो कम आने वाला नहीं है। इसका मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। विद्युत धारा आवेश क्या होता है, एक एक पॉइंट हर एक चीज लिखा हुआ है, ध्यान देना। विद्युत आवेश के बहाव को ही विद्युत धारा कहते हैं। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। आगे कराए, किसी चालक से विद्युत आवेश बहता तो इसे हम क्या कहते हैं, चालक में विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरे शब्द में विद्युत आवेश के बहाव को, विद्युत आवेश को, फ्लो को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। एक एक पॉइंट याद रखना है आपको। आगे कर रहा है, विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर के बहता है। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, यह भी याद रखना। विद्युत धारा कैसी राशि है, एक सदिश राशि होती है। आगे देखो, चालक किसे कहते हैं, जिनके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसके माध्यम से विद्युत धारा बहती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और चालक अधिकतर क्या होती है, हमारे धातुएं होती हैं। और सबसे अच्छा चालक क्या होता है, सबके सब कमेंट करो, सबसे अच्छा चालक क्या होता है, कमेंट करो। और पहले तुरंत सबके सब लाइक करो। और एक बात कह दे रहा हूं, आप लोग को थोड़ा शेयर करते रहा करो यार, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्यों यार। बहुत तकलीफ होती है जब बच्चा आके चला जाता है। आगे देखो, फिर से कह रहा है, तांबा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे अच्छे चालक धारा प्रवाह को कम प्रतिरोध करते हैं। मतलब अगर अच्छे चालक की बात करेंगे तो इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। आगे देखो, कुछ चालक होते हैं जिनसे भैया धारा का प्रवाह एकदम से नगण्य होता है या बहुत कम होता है, उन्हें हम कुछ चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे धारा का प्रवाह अच्छे से ना हो पाए या ना ही हो पाए, उसे हम कुछ चालक कहते हैं। चालकता कहते हैं किसी चालकता, किसी चालक वह गुण होता है जिसके अंदर वह विद्युत धारा का फ्लो कराता है। आगे आता है कूलाम का नियम। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में होता है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। आगे सुन लो कि किसी चालक के दो बिंदुओं के आवेश, दो बिंदुओं के बीच आवेशों पर लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के आवेशों गुणनफल को Q1 और Q2 के अनुपाती होते हैं और उनके बीच की दूरी R के वर्ग के बीच अनुपाती होती है। मतलब कह रहा है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, इसको हम Q1 कहेंगे, इसको हम Q2 कहेंगे, इनके बीच की दूरी R है, तो क्या निकल के आएगा, जो भैया इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, या फिर हमारे यहां पर लिखा हुआ है, आगे आओ, कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 या इंटू Q2 के, और दूरी के बीच समानुपाती होता है। मतलब जो बल होता है 1/r² होता है। जब दोनों को हटाते हैं तो हमारा दोनों को भैया प्रोपोर्शनल को इकट्ठा लिखते हैं तो कहता है F = Q1 × Q2/r²। इसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। बेटा याद कर लेना, कह दे रहा हूं, अगर ये ना आए तो कह दे रहा है 100% इसके आने के चांसेस है। बेटा पढ़ लेना, दोबारा ये मत कहना कि ये सर आपने बताया नहीं। दूसरी बात, यहां पर एक कांस्टेंट के भी आता है। इस कांस्टेंट के भैया आवेशों
के लिए भैया मान स्थिर होता है, और के का निर्वात में ये मान होता है। इसको भी याद कर लेना कि कूलाम में भैया स्थिरांक का मान क्या होता है। आगे देखो, कूलाम भैया क्या होता है, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलाम होता है। ये अक्सर आपको पता नहीं होता है, जो लगभग ये 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाकुल आवेशों के तुल्य होता है। आगे आओ, इलेक्ट्रॉन पर यह आवेश होता है, प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। अभी जस्ट हम लोग ने एक ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में पूछा था कि किसमें भैया आवेश ज्यादा होता है, तो बता देना एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। आवेश संरक्षण के नियम, बेटा ये बात जान लेना, ना आवेश को उत्पन्न किया जाता है ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ये बात जान लेना, कहीं पर ये संरक्षण का नियम आ जाए, कहीं पर भी संरक्षण का ये वर्ड देख लो कि संरक्षण का नियम बता दो, इसका संरक्षण फलाने का संरक्षण, तो बात इतना बोल देना कि फलाने को तो न नष्ट किया जा सकता है ना फलाने को उत्पन्न किया जा सकता है। यही फलाने का संरक्षण का नियम है। अगर बोल दे कि आवेश संरक्षण का नियम है, तो भैया ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम है। जैसे मैंने बोला कि न फलाने को नष्ट किया जा सकता है ना फलाने को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे फलाने का संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बेटा आपको एकदम से ऐसी चीजें याद करते जाना है, क्योंकि बेटा ये संरक्षण का वर्ड ऐसा इतना सिंपल है, लेकिन तब पर भी लोग परेशान होते हैं ये क्या होता है। अगर बोल दिया आवेश संरक्षण, तो आवेश संरक्षण को आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आगे आओ, एम्पियर यह विद्युत धारा का स्थायी मात्रक होता है। जब एक कूलाम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक, किसी चालक यानी वही धातु चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो इसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है 1/c 1/1 सेकेंड। आगे आओ, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और परंपरागत धारा क्या होता है, आपको एक एक चीज याद करके जानी है। एमीटर क्या होता है, परिपथों में विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। आगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी होती है जिसे विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाते हैं। क्या इस धारा में विद्युत धारा है, इस परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के बाद। एक बात कह दे रहा हूं, इसके बाद का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको रुकना है, सबके सभी बच्चों को रुकना है, पढ़ना है, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ दुनिया भर के नियम है, और वहां पर तुम हार खा जाते हो। बेटा तुम्हें हारना नहीं है, अगर तुमने हार मान लेना तो भैया पहले ही तुम हार गए। अभी भी तुम्हारे इतने गट्स होने चाहिए, क्षमता होनी, सर परेशान होइए, हम करके दिखाएंगे, तब वो मैं मानूंगा हाँ ये बच्चे में दम है। आगे आओ, परंपरागत धारा किसे, परंपरागत रूप से धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा कहते हैं, ये बात याद रखना। आगे आओ, विभवांतर किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन तो कह दे रहा हूं, एकदम से याद कर लेना। अक्सर पूछ लेता कि विभवांतर किसे कहते हैं, हम भूल जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा केस ना है कि विभवांतर किसे कहते हैं, तब फिर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, याद कर लेना। दो विभवों के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर रखनी है। आगे आओ, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर पता लगाया जाता है। दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर पता लगाने के लिए जिसका हम मापन यूज करते हैं, जिसका यूज करते हैं, उससे वोल्ट मीटर कहते हैं। बात क्लियर रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो बेटा, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, एक रुकावट होता है, धारा का फ्लो होने में जो चीज रुकावट उत्पन्न करती है, धारा को बहने ना दे, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। जिसका मतलब जैसे धारा है, ये धारा है, इसके बाहर रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर दे, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का भैया मात्रक विभवांतर बटा धारा होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक विभवांतर बटा धारा होता है। एकदम से इसको याद कर लेना, यही फॉर्मूला यूज होगा आगे चल करके। बहुत बार होता है V/I = R या R = V/I, R = V/I। बेटा एग्जाम में सारे न्यूमेरिकल इसी से बैठे हुए हैं और फिर गच्चा खा जाओगे। आगे देखो, ये सारा का सारा अगर श्रेणी क्रम में कुछ जुड़े हुए हैं, मतलब एक के बाद कुछ चीज जोड़ा गया है, कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, इन्हें हम श्रेणी क्रम कहते हैं। इसमें जो धारा बहती है, इसकी जो धारा होती है वो कभी मान नहीं बदलता है। इसमें धारा का बंटवारा नहीं होगा, धारा सेम होती है। जबकि पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, इस वजह से इसका सूत्र भी बदल जाता है। इसका सूत्र बदल जाता है
1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बेटा एकदम से एक एक पॉइंट क्लियर कर लो, ये न्यूमेरिकल का जड़ है, ये नहीं। अभी लास्ट में जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना हम लोग, तब वहां पे याद बेटा याद करते जाओ कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है। बेटा एग्जाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए। अभी गलती कर रहे हो कर लेना, लेकिन 4 से भैया 30 से 40 दिन है ना, वहां पर हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि बोर्ड एग्जाम में कोई गलती ना होने पाए। आगे आओ विद्युत, बेटा विद्युत शक्ति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और ऊर्जा के द्वारा या हम विद्युत के द्वारा या विद्युत में कार्य करने की शक्ति को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, P = V/I। ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत ज्यादा काम आएगा जब न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बेटा डायरेक्टली इसी से न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो अब वहां पे हमें फंसना नहीं चाहिए। बेटा ये कुंजी भाई अच्छा कह रहा हूं, सबसे खरीद लेना। जितने दोस्त यार अगर नहीं पढ़ाई किए ना, उनके लिए जन्म बूटी है, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको इसको एकदम से खरीदना है, इतना जान लो, बहुत कुछ मिल रहा है यार, आसान चीजें हैं। आगे आओ, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, और 1 वाट बराबर भैया होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, और फिर हम नहीं बता पाते हैं, और फिर वहां पर हम लोग हार मान जाते हैं, और नंबर वहीं पर तुरंत एक नंबर कट गया। बेटा एक नंबर मान्य रहता है, एक नहीं 0.5 भी नंबर मान्य रहता है जब हम फेल पास हो रहे हो। अगर कहते हो ना कि पॉइंट नंबर यार आ गया तो हम सेकंड आ जाते या फर्स्ट आ जाते। बेटा एक पॉइंट एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम मन लगा के पढ़ाई करना है। अगर अब नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। या जीवन का ये पहला बोर्ड एग्जाम है, ऐसा इतिहास रखो कि या गांव मोहल्ला शहर के लोग तुम्हारे बारे में बात करें कि क्या लड़का था, यह कितनी मेहनत करता था, इतना हमारे अंदर होना चाहिए। बेटा यार ये मौका दोबारा बोर्ड एग्जाम का हाई स्कूल का देने नहीं पाओगे। अब डर थोड़ा होना चाहिए, डर होगा तभी तुम अच्छा करोगे। कुछ बच्चा तो डर ही नहीं है उसके अंदर, क्या हो जाएगा। बेटा डर बर्बाद करके रख देगा। आ गया, अगर अब नहीं डरो ना, सच में कर बर्बाद हो जाओगे। बेटा डरना अब जरूरी है। अगला चैप्टर है, इसके फ्रेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब नहीं पढ़ोगे ना तो यार मैं क्या ही बताऊं, इसके अलावा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। देखो पहले हमारे पास चुंबक होता है, चुंबक के हमारे ध्रुव होते हैं, और भैया चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। इस चुंबक के द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक एरिया उत्पन्न होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में भैया इसका बहुत विस्तृत होता है, ये बात जान लेना। यही चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब समान होता है तो रिपेल करता है, और असमान होता है तो भैया आपस में जुड़ जाता है। ये भैया याद कर लेना, यहीं से आपको काम आएगा। आगे आओ, दक्षिण अंगुश का नियम। भैया ये मैक्सवेल का नियम था, याद रखना। ये मैक्सवेल का नियम है। ये पकड़ा, ये हमारी धारा की दिशा, मान लो ये हमारा पेन है, इस पेन को चालक मान लो, ये ऊपर की ओर धारा की दिशा है। हमने ये पकड़ा, हमारा अंगूठा धारा की दिशा दिखाता है, तो इसके द्वारा जो हमारा उंगली होगा, ध्यान देना, ये उंगली ऐसे लपेट रहे ना, तो उंगली जो ऐसे है ये किसके दिशा दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। फिर से ध्यान दो, ये हमारा धारा की दिशा है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। क्या दिशा दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। इसे ही हम भैया दक्षिणावर्त नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम होता है। एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि भैया मैक्सवेल का नियम क्या होता है, या स्क्रू गेज का नियम किसे कहते हैं, या दक्षिण हस्त अंगुश का नियम किसे कहते हैं। बेटा फंसना मत, बहुत आसान है। इमेज भी याद कर लेना, यही कि अगर भैया ये हमारा चालक है, चालक में ऊपर की ओर धारा की दिशा है, अगर हम इसको ऐसे ये पकड़ लें तो ऊपर हमारा चालक की धारा की दिशा है, और इसको अगर हम ऐसे घुमा दे, ध्यान दो आपको याद नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हो कि ये ऊपर की धारा की दिशा है, और अगर हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और ऊपर की ओर धारा की दिशा होगी। बेटा यही साफ साफ यही चीज में लिखा हुआ है, और यही आपको आना चाहिए। अगर यहां पे गड़बड़ खाए तो मैक्सवेल का भैया नियम, या स्क्रू गेज का नियम, या कार्क स्क्रू का नियम, या दक्षिण अंगुश का नियम, बेटा सबके सबका मीनिंग, सबका एक ही चीज अर्थ होता है, और आपको एकदम से इसको कंस्ट्रक्ट करना है। याद कर लेना कि ये गलत ना होने पाए। आगे आओ,
परिनालिका, परिनालिका भैया एक ऐसा, देखो यार, परिनालिका में भी धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसी स्क्रू गेज या फिर हमारे अभी जो आएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ या दाएं हाथ के नियम का यूज होता है। ये परिनालिका किसे कहते हैं? हम एक किसी सिलेंडर में चारों तरफ उसकी तार लपेट दें, तार लपेटने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो किसके जगह काम करता है? एक विद्युत चुंबक की भांति काम करता है। ये हमें टीवी या दुनिया भर के यंत्र में देखने को मिल जाता है, इसे परिनालिका कहते हैं। इसके द्वारा हम विद्युत चुंबक को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबक का बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत चुंबक के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होता है इसे हम क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जगह किया जाता है। और ये बात और जान लेना, इसका भी कई सारे इंपॉर्टेंट हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही एकदम से छापना है आपको कि परिनालिका की गुण आ जाए, लेकिन कभी कम आता है, इसलिए इसमें ज्यादा हमें थोड़ा ध्यान नहीं देना है। विद्युत चुंबक बनाने का आसान तरीका है, आप घर में इसको बना सकते हैं कि एक लोहे के कील लो, लोहे के कील लेने के बाद एक तार लेना, तार को भैया इसकी चारों तरफ लपेट देना और एक बैटरी लगा देना। बैटरी लगाने के बाद आप देखोगे कि ये जो कील थी ना, कील के आसपास की चीजें अगर लोहे के टुकड़े रखोगे ना, वो अपने को खींच लेगा, क्योंकि ये क्या करने लगेगा, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये चीजों को अपनी ओर खींचने लगेगा और हम बना लेंगे वैद्युत चुंबक। क्या बन जाएगा? एक वैद्युत चुंबक, यहीं पर हमारा निर्माण हो जाएगा। तो बेटा कह दे रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से देखते जाओ, ऐसे ही चीजें आपके आने वाली हैं। वैद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं? ये अधिक प्रबल होता है, इसकी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ये भी बहुत ज्यादा होता है, और ये अस्थायी होता है। हम जब चाहेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, धारा प्रवाहित की, चुंबक बन गया, धारा को हटा लिए, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। बेटा इतना ही है हमारा। आगे आओ, ये बेटा फिर से कह दे रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब यहां पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो, याद करते जाओ। ये हमारा वैद्युत धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान देखो ये हाथ का, ये वैद्युत में पास ला दे रहा हूं, ये वैद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बल की दिशा, बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। आई, ये हमारा बी, ये हमारा एफ। याद कर लेना, यही चुंबकीय क्षेत्र की धारा दिखा रहा है। अगर किसी परिपथ में धारा इधर की ओर बह रही होगी तो उसका चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और उस पर लगने वाला बल ऊपर होगा। कह रहा फ्लेमिंग ने कहा कि अगर हम अपने हाथ की उंगली, कौन सी, तर्जनी और मध्यमा को और अंगुश को एक 90 डिग्री में मोड़ लेते हैं, तो ये जो मध्यमा होती है ये किसकी जगह है? विद्युत धारा को सिद्ध करती है। तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, और अंगूठा हमारे चुंबकीय बल को दिखाता है। बेटा यही फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम है। इमेज दिया, इमेज भी याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपको इतने तरीके से याद हो कि यार एकदम से पट्टे से लिख के दिखा दो। आगे आ गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बाएं और दाएं हाथ का एकदम सिमिलर नियम है कि ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये हमारे धारा की दिशा होगा, ये हमारा बल की दिशा होगी। सेम वही चीज है कि अगर हम दाएं हाथ को एकदम से, जो उसकी तर्जनी है, मध्यमा और अंगूठे को 90 डिग्री पर मोड़ लें, सब जगह 90 डिग्री है, अगर मोड़ लेते हैं तो ये धारा की दिशा होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये बल की दिशा होगी। यही एकदम से यहां पर बताया गया है। एसी करंट, डीसी करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इसको जानना जरूरी है। एग्जाम से टॉपिक हट चुके हैं, ये जनित्र से उत्पन्न किया जाता है, लेकिन जनित्र हटा है, ये टॉपिक नहीं हटा है। एसी करंट, डीसी करंट आपको पता होना चाहिए। ऐसी विद्युत धारा जो समान समांतराल काल में अपनी दिशा बदल लेती है, ये सिंपल में ये वेव के रूप में चलती। कैसे चलती है? वेव के रूप में चलती है। और जबकि दिश धारा होती है वो एक ही दिशा में सीधे चलती है। कुछ और चीज बता दे रहा हूं कि इसको अगर हम किसी चाले में प्रवाहित करते हैं तो इसको बहुत दूरी तक बिना किसी खर्च के ले जा सकते हैं, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगी। जबकि हमारी जो दिश धारा होगी वो धीरे 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 कम होती जाती है। इसका एग्जाम्पल, अगर आपके कहीं मेला लगा हुआ है तो आप नोटिस करेंगे एक जनरेटर लगा हुआ है, जगलेटर जो इसे बोलते हैं हम लोग, वो कुछ ही दूर तक बिजली देता है, उसके बाद नया जगलेटर, उसके बाद नया जगलेटर, क्योंकि इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि पूरे मेले को एक बार में विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। आगे आओ, अगला क्या है हमारा लास्ट चैप्टर में एंटर कर गए, जैव भौगोलिक और रासायनिक अभिक्रिया। बेटा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहां पर हमारे लिए। देखो कार्बन चक्र कर रहा है कि कार्बन चक्र में वायुमंडल के विभिन्न भागों से एक दूसरे के रूप में बदलता रहता है। बेटा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इतने से जितना बता दे रहा हूं बेटा 5 नंबर आज यहीं पर पक्के हो जाएंगे। लिखित ले लेना, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा पर्यावरण वो कहता है हमारे आसपास की चीजें जितनी भी हो, हमारे पास की जो भी चीजें पाई जाती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आगे देखो,
पर्यावरण अपशिष्ट आप खाने के बाद पीने के बाद जो भी चीजें फेंक देते हैं उसे पर्यावरण अपशिष्ट कहा जाता है। कचरा है जिससे वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैली जाती है, इसे इनका अपघटन सदैव जैव प्रक्रमण के द्वारा नहीं हो पाता है। परितंत्र क्या कहते हैं, यही एग्जाम का हमारा पॉइंट आता है, अधिकतर पूछ लेता है कि किसी भी क्षेत्र के जैव घटक या अजैव घटक मिलकर के संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जैव घटक और अजैव घटक, बेटा बहुत जैव घटक में हम लोग जीव जंतु जानवर आते हैं, अजैव घटक में हमारे नदी पहाड़ झरने या जो चीजें आती हैं ये हमारे अजैव घटक कहलाते हैं। बेटा ये हमारा ये समझ लो कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर बहुत मायने रहता है बेटा, याद कर लेना ये पारितंत्र को। आगे आता है जीवन निर्वाह के आधार पे हमें 3 भागों में बांटा गया, किसे, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। उत्पादक जिनके द्वारा भोजन बनता है उससे हम उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो इस उत्पादन के द्वारा चीजें बनाते हैं, उसका खाना करते हैं, उसको खाते हैं, और इसके बाद जब ये मरते हैं या इनके जब इनका सेवा समाप्त होती है तो उनका अपघटन होता है, उससे हम अपघटक कहते हैं। बेटा ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आओ, इसके बाद हमारी जो आहार श्रृंखला होती है, कह रहा है जीवों की वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक चरण में एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, इससे हम भैया एक दूसरे को आहार करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, और खा के यही हमारा क्या श्रृंखला कहलाती है, आहार श्रृंखला। जैसे हरे पौधे को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है, हरे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को गिद्ध या चील खाता है, हरे पौधे को बिच्छू खाता है, बिच्छू को मछली खाती है, मछली को बगुला खाता है। ये क्या है, आहार जाल है। क्या है, जिसे बोलते हैं आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसी साथ एक आहार जाल भी आता है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा ये जाल को देख पा रहे होगे ना, यहाँ पर सब एक दूसरे को खा पी कर जिंदा रह रहे हैं, तो बेटा इसको भी कह रहा हूं पढ़ लेना, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, और यही हमारा सबसे ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। एक बात है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, यह भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट में पूछ लेता है या छोटे क्वेश्चन पर पूछ लेता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पीढ़ी से, मतलब जब कोई जैसे घास को खाता है हिरण, तो ही घास से जो ऊर्जा उसमें जाएगी केवल 10% जाएगी। हिरण को खाएगा कौन, हमारा बाघ, तो बाघ जो हिरण खाने बाद जो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल 10% होता है। ये एक बात याद रखना, इसे हम ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट कहता हूं, ले लेना, आगे काम आएगा। जैव आवर्धन अब आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि आहार श्रृंखला में एक जीव एक दूसरे को भक्षण करते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ का आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। बेटा कह दे रहा हूं ये भी आपका टॉपिक है, स्क्रीनशॉट कर रहा हूं, ले लिया करो, सब आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आगे देखो,